अब अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जो है हम इम्पोर्टेंस जो फिजिक्स के क्वेश्चन है यानी कि जो टेस्ट 10 है हमारा उनको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर द द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 2:3। उसके बाद है द करंट थ्रू प्राइमरी इज 3 एम्पियर, देन करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस इज। तो हमें पता है कि जो रेशियो है किसका, ट्रांसफॉर्मर का, वो है 2:3। यानी कि जो करंट है सेकेंडरी कॉइल का वो हम इस तरह मालूम करेंगे। हम फॉर्मूला लगाएंगे आई एस इज इक्वल टू आई पी मल्टीप्लाई बाय एन पी अपॉन एन एस। तो यानी कि हम 3 एम्पेयर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/3 से, यानी कि 2/3 पूरा रेशियो ही हमने लिख दिया। अब जो हमारा आंसर क्या आएगा, 4.5 एम्पेयर, ये रहा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टेप बाय स्टेप डाउन करना एसी वोल्टेज में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चेंज द लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ द अ ट्रांसफार्मर is used to light a 100 volt and 110 volt lamp for a 220 volt means if the main current is 0.5 ampere, what is the efficiency of the transformer? तो efficiency का फॉर्मूला क्या होता है, E is equals to output power अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आउटपुट पावर की हमारे पास वैल्यू क्या है, जो है हम सबसे पहले इसकी वैल्यू डालेंगे। अब हम इनपुट पावर को क्योंकि मालूम करें, इनपुट पावर को इज इक्वल्स टू, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू 220 अपॉन, सॉरी इसको रब करके दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि हम 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 110। और फिर 110 को यानी कि 100 को जब आप डिवाइड करेंगे 110 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाना चाहिए, लाइक 90.9 आएगा, अप्रोक्स हमारे पास 90% आ जाएगा। यानी कि आंसर हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर IP and NP respectively, and the number of turns and current in the secondary are NS and IS respectively, then the value of NS ratio NP is। तो NS, N का I के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो यानी कि क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास NS अपॉन NP होगा तो इक्वल क्या होना चाहिए, IP अपॉन IS। यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, the ratio of EMF across the primary coil to the EMF across the secondary coil is। तो वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वोल्टेज का एन के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि VP अपॉन VS होगा तो NP अपॉन NS होगा, डायरेक्ट जो रिलेशन है। इसकी आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, VP अपॉन VS है तो NP अपॉन NS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर द वोल्टेज इन द सेकेंडरी इंक्रीजेज एंड पावर इन द सेकेंडरी। तो क्या होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए पावर का, और जो वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो पावर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए आइडियल कंडीशन में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, रिमेन सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द ट्रांसफॉर्मर इन अ ट्रांसफॉर्मर हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट इन। एडी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो एडी करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है आयरन कोर में, यानी कि वो एनर्जी को क्या करा रहा है, लॉस करा रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आयरन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल इज साइकिल ऑफ एसी इज कॉल्ड। तो यानी कि जो
कब होता है? जब रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन होती है कोर की, तब होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम इसको रब करके दोबारा से आंसर लिख देते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस। उसके बाद जो है हिस्टेरेसिस लॉस को बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 9 है हमारे पास। A 50 centimeter long bar AB is moved with a speed of 4 meter per second in a magnetic field B is equals to 0.01 Tesla. The EMF generated is, यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। द 50 centimeter लॉन्ग बार ए बी इज मूव विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला। द ईएमएफ जनरेटेड दिस। तो इंड्यूस ईएमएफ को हम कैसे मालूम लगाते हैं? ई इज इक्वल टू बी आई बी के जरिए। यानी कि हम क्या करेंगे, 0.01 टेस्ला को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.02 वोल्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द लॉस ऑफ पावर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू। तो लॉस ऑफ पावर किसकी वजह से होता है? वो हिस्टेरेसिस लॉ की वजह, हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से होता है, एडी करंट की वजह से होता है, और कॉइल की रेजिस्टेंस की वजह से होता है। यानी कि तीनों चीजों की वजह से होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को हम करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर transforms to 20 volt of 11 volt if the current in the primary and secondary coil are 5 ampere and 90 ampere respectively. What is the efficiency of the transformer? यानी कि एफिशिएंसी को मालूम लगाना है तो आउटपुट को डिवाइड करेंगे इनपुट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी कि 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 990। ठीक है, तो आउटपुट पावर पता चल गया। इनपुट के लिए हम 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें किसका पावर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1100। ये हमें क्या पता चल गया? इनपुट पावर पता चल गया। और एफिशिएंसी के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 990 को डिवाइड करेंगे 1100 से, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आंसर हमारे पास आ जाएगा 90। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इफ द टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू 50 सेकंड इज इक्वल टू 200 प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू 120 वॉट एंड द प्राइमरी करंट इज इक्वल टू 3 एम्पीयर द आउटपुट पावर विल बी। तो वही फॉर्मूला लगेगा, आउटपुट पावर इज इक्वल टू वी आई, यानी कि वी की वैल्यू क्या है? 12, 120, और आई की वैल्यू क्या है? 3 एम्पीयर। तो आंसर क्या आना चाहिए? 360 वॉट। यानी कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू बी पी मल्टीप्लाई बाय आई पी, और बी की पी की वैल्यू क्या है? 120 वोल्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 360 वोल्ट। आंसर आ गया हमारा 360। ऑप्शन ए करेक्ट है। आंसर ए हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर द फ्लक्स कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल शुड बी। तो जो अ, अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हायर फ्लक्स लिंकेज को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसकी एनर्जी लॉस कम हो सके। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। Primary and secondary coil of a transformer have 50 and 200 turns respectively. If the primary is connected to a 9 volt battery, the secondary voltage is। तो जो बैटरी क्या होती है वो डीसी प्रोवाइड कर रही है, और जो डीसी में क्या होता है? इंड्यूस वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ही नहीं होता, तो यानी कि जीरो होना चाहिए। प्राइमरी जब कनेक्ट होगा तो फिर जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफॉर्मर इज 3:2 इफ द पावर आउटपुट इज स्पीड एंड द इनपुट पावर मस्ट बी। यानी कि जो अगर हम एज्यूम करें आइडियल कंडीशन को, इनपुट पावर किसके बराबर हो? आउटपुट पावर के, तो क्या आना चाहिए? पी के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज वेरी हाई बिकॉज। क्यों हाई होती है एफिशिएंसी? क्योंकि वो मिनिमाइज कर देती है फ्रिक्शन को और मैकेनिकल लॉस को। देयर इज नो मूविंग पार्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं आइडियल कंडीशन को, यानी कि इनपुट पावर को इक्वल कर रहे हैं हम आउटपुट पावर से। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, 17 है हमारे पास, द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई। Sorry, a step down transformer is used on a 100 volt line to deliver 20 ampere at 120 volt at the secondary coil. If the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn from the line is। यानी कि हम इनपुट पावर को कैसे निकालेंगे? इनपुट पावर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी। मतलब कि इन दोनों की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। अब इनपुट पावर में हम क्या करेंगे, 120 वोल्ट है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 एम्पेयर से, फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे? 0.8 से। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3000 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो है 3000, सॉरी 3000 वॉट, और 3000 वॉट को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 30, सॉरी 2.4 एम्पेयर आ जाएगा। 3000 वॉट को जब आप डिवाइड करेंगे 100 वोल्ट से, 2.4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए, डिक्रीज करंट लेवल। सॉरी, बी भी करेक्ट और सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। यानी कि वो क्या कर रहा है? इंक्रीज करा रहा है वोल्टेज को, डिक्रीज करा रहा है करंट को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ a step up transformer is 200 and 500 respectively. If the power in the input is 100 watt and current 1 ampere, then the output power and current will respectively। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सिंपली पावर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए आइडियल ट्रांसफार्मर का। तो जो चीजें सेम है वो सेम ही रहेंगी, यानी कि 100 वॉट ही रहेगा और 0.4 एम्पियर जो करंट है वो सेम ही रहेगा। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, ट्रांसफार्मर चेंजेस 12 वोल्ट टू 18,000 वोल्ट with 6000 turns in the secondary coil, the number of turns in the primary coil is। तो हमने क्या किया, NP is equals to BP अपॉन VS किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया NS से, यानी कि हमने 12 को डिवाइड कर दिया 18,000 से और मल्टीप्लाई कर दिया 6000 से। आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन। तो जो म्यूचुअल इंडक्शन है किसमें यूज होती है? ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होती है म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द फिनोमिना यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ अ जनरेटर इज। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस करनी होती है जनरेटर्स के जरिए, तो वो किसके जरिए होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फंक्शन ऑफ द मेन ट्रांसफार्मर इज टू कन्वर्ट। तो जो फंक्शन क्या होता है मेन ट्रांसफार्मर का, वो काम होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को दूसरे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करना डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि क्या करना? चेंज करना एसी वोल्टेज के लेवल को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अनदर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे मैग्नीट्यूड के साथ। इन नेक्स्ट है हमारे पास, इन ट्रांसमिशन फ्रॉम द ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेस आर मिनिमाइज बाय। तो किस तरह मिनिमाइज की जाती है? जब हम लोअर करंट को रिड्यूस करते हैं रेजिस्टिव लॉसेस के साथ, उसके जरिए की जाती है, यानी कि डिक्रीज करते हैं हम करंट पे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की क्या फ्रीक्वेंसी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है हम फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सम मेटल्स प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड मड। तो दीज आर, तो जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो सिल्वर और गोल्ड होता है, यानी कि एजी और एयू, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं और ये डिजोल्व नहीं होते इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये क्या हो जाते हैं? ये सेटल हो जाते हैं बॉटम पे, यानी कि एनोड के नीचे एनोड मड बना देते हैं कॉपर रिफाइनिंग के दौरान। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ये एनोड मड बनाते हैं सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करेक्ट। तो जो एसिड का सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में, वो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ आइंस की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एन एसिड सोल्यूशन बाय आइंस, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है एसिड सोल्यूशन में आइंस की वजह से कंडक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, aqueous copper sulfate is electrolyzed using copper electrodes, what happens at the anode and cathode। तो जो कॉपर एनोड होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो कॉपर होता है वो क्या हो जाता है, कॉपर एनोड डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो कॉपर होता है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर, जिसकी वजह से जो ब्लू कॉपर आयंस होते हैं सोल्यूशन में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और कलर हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है, यानी कि एनोड डिसॉल्व हो जाता है और एक पिंक सॉलिड फॉर्म बन जाता है, यानी कि ब्लू कलर फेड्स। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो जो सोडियम होता है वो एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, मोल्टेन NaCl से किया जाता है, जो कि क्या है डाउन सेल के अंदर यूज होता है, और ये एम्प्लॉय क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस को ऑब्टेन करने में मदद करता है मेटालिक सोडियम में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डाउन सेल के जरिए एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम की जाती है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो कन्वर्जन ऑफ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करती है, फोकस करती है कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और किस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी को ड्राइव करते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वहाँ क्या होती है, रिडक्शन होती है, और जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, यानी कि कैथोड होगा हमारा आंसर। कि इलेक्ट्रिक सोल्यूशन में कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एंटर कराता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किससे कंसर्न करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी कब कन्वर्ट करते हैं, तो हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिवर्स। तो जो कन्वर्जन होती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, वैज्ञानिक और वोल्टेज सेल की जरूरत होती है, जो कि जनरेट क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के जरिए। मतलब कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए, बोथ बी एंड सी, जो कि गॉर्मेटिक सेल और वोल्टिक सेल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मोर मेटल्स आर कंडक्टेड ऑफ कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द। यानी कि जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि किस चीज के लिए अलाउ करते हैं, इजी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलाउ करते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये फ्री मूवमेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ऑप्शन डी हमारे से हो जाएगा, रिलेटिव फ्री फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मेटालिक कंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो मेटालिक कंडक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव किस तरह, मूव फ्रीली मूव करते हैं बगैर किसी आयंस की दखल के, और वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, जिसके जरिए ये मेटालिक कंडक्शन हो पाती है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी बोलते हैं, ऑप्शन सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस एंड सॉल्यूशन और इन द फ्यूज स्टेट हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसोसिएट किसे करते हैं, आयंस को सॉल्यूशन के अंदर या फिर मोल्टेन स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से वो अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को क्या करने के लिए, पास करने के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके इलेक्ट्रोलाइट्स को जो फॉर्म होता है सोल्यूशन का, जो कि फ्यूज स्टेट में होता है, तो क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी से इजीली पास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज फॉर। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए यूज होती है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, जिनमें कॉस्टिक सोडा हो गया, रिफाइनिंग कॉपर हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इन सब के लिए यूज होता है। तो हमारे पास सारी चीजें करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है तो इलेक्ट्रॉन इसमें किससे फ्लो करते हैं, एनोड से कैथोड में, यानी कि ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मैन एक्वियस NaCl is electrolytes which of the following ions get discharge at the end। तो जब क्लोराइड आयंस होती है वो लूज कराती है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बनाती है, वो क्लोरीन गैस बनाती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्लोरीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द केमिकल चेंजेस में भी। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उसको किस चीज की जरूरत होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की सोर्स की जरूरत होती है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस बनाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, when an aluminium electrode is coupled with copper electrode in a galvanic cell। यानी कि जो कॉपर होता है वो ज्यादा पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसकी वजह से वो क्या कराता है, रिडक्शन कराता है, और एल्यूमिनियम क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। मतलब कि जो रिडक्शन कब होती है, कॉपर की इलेक्ट्रोड पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। उसके बाद ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, द बेस्ट इलेक्ट्रोड यूज इन अ सॉल्ट ब्रिज इज KCl, which other electrolyte can also be used for the purpose। तो जो KNO3 होता है वो किसमें यूज होता है, वो सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए यूज होता है, और वो रिएक्ट नहीं करता किसी भी सॉल्यूशन के साथ, वो बस एक न्यूट्रल आयनिक बैलेंस कायम करता है, यानी कि ऑप्शन सी KNO3 हमारा सही हो जाएगा। ये ब्रिज का काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। यानी कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो कब असाइन होता है, वो पोटेंशियल पे 0 वोल्ट पर होता है, और उसका रेफरेंस क्या होता है, वो मेजर करने में मदद करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हाफ रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो रिडक्शन किस में मदद करती है, हाफ रिएक्शन में मदद करती है, यानी कि कैथोड में मदद करती है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कराते हैं, गेन कराते हैं। अकर्स एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट शी तो SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्या चीज करेक्ट है। तो वो जो होती है रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है कॉपर का, वो ग्रेटर होता है हाइड्रोजन से, तो कॉपर क्या होगा, ज्यादा रिड्यूस होगा हाइड्रोजन आयन के साथ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द। तो मेटल जो होते हैं कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो डी लोकलाइज कराते हैं इलेक्ट्रॉन को, और फैसिलिटेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री मूवमेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, मेटालिक कंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो मेटालिक कंडक्शन क्या कहलाती है, तो ये तब होती है जब मूवमेंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की बगैर आइंस की इन्वॉल्वमेंट के, तब होता है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, विच प्योर सब्सटेंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि जो लिक्विड मर्करी है उसको आयनाइज करने के लिए प्योर फॉर्म की जरूरत होती है, क्योंकि वो प्योर कंडक्टर होता है म्यूटेंट सॉल्ट के मुकाबले में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड मर्क्यूरी। ये एक प्योर सब्सटेंस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। यानी कि जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये एक्सट्रैक्ट किस तरह किए जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करा के इनकी केमिकल रिडक्शन होती है, जिसके जरिए ये हमें मिलते हैं, यानी कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, इन डाउन्स मेटल सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वोल्टेज NaCl द रिएक्शन एट द इलेक्ट्रिक कैथोड। यानी कि सोडियम आयन जो होती है क्या करती है, गेन करवाती है इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पर, ताकि क्या बन सके, सॉलिड सोडियम मेटल बन सके। मतलब कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होना चाहिए, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। अब जो है हम बायो के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल कोएंजाइम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो कोएंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि इसमें मदद करते हैं, एंजाइम की कैटालाइजेशन में मदद करते हैं। और इनमें कौन से आ जाते हैं, ये सारे किससे मिलके बने होते हैं, यानी कि ड्राइव किससे होते हैं, विटामिन से होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ नॉन प्रोटीन पार्ट एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। यानी कि जो कोफैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन प्रोटीन केमिकल्स होते हैं, जो कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि मेटेलिक आयन को
एंजाइम को फंक्शन के लिए मदद करते हैं, मतलब कि एंजाइम की हेल्प करा रहे होते हैं एक तरह से, उनके हेल्पर का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कोफैक्टर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कोफैक्टर्स। यानी कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये एंजाइम की मदद कराते हैं, असिस्ट कराते हैं एंजाइम को, ताकि वो क्या करा सके, वो स्ट्रक्चर जो है वो इजीली एंजाइम का क्या करा सके, एफिशिएंसी को इंक्रीज करा सके, मतलब कि उसको काम तेजी से करा सके, उसकी हेल्प करा सके। ऑप्शन सी हमारे से हो जाएगा, हेल्प फैसिलिटीज एंजाइम एक्टिविटी। यानी कि और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज डिफाइंड एज। यानी कि जो चार्ज और शेप होता है, अ, जो यूनिक शेप होता है हमारे पास, या आप कह सकते हैं थ्री डायमेंशनल शेप होता है एंजाइम का, वो क्या कराता है, वो एक्टिव साइट में मौजूद होता है, जो कि उसको स्पेसिफिक बना रहा होता है। मतलब एक्टिव साइट ही जो है एंजाइम को मुख्तलिफ और मुनफरिद बना रहा होता है, ताकि जो है सबसे इससे जाके ज्वाइन हो सके। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट। ये चीज जो है, ये एक्टिव साइट जो है प्रूफ, यानी कि एंजाइम को अलग बना रही होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेंज एंड अ कोफैक्टर इज कॉल्ड। यानी कि जो होलो एंजाइम होता है वो एक पूरा एक कंप्लीट फॉर्म होता है एंजाइम का, और उसके अंदर एपो एंजाइम भी आ जाते हैं, जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, और कोफैक्टर भी आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो एक्टिव कराते हैं एंजाइम को। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, होलो एंजाइम। और इसके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है सब एपोएंजाइम होते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 6 से हमारे पास, अ थ्री डायमेंशनल कैविटी बियरिंग स्पेसिफिक चार्ज बबल्स एंजाइम रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड। तो जो एक्टिव साइट होता है रीजन, जो कि एंजाइम का होता है, जहाँ सबसे जाके ज्वाइन होता है और कैटालिटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट होता है जहाँ सारी जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो शुरू होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ईएस कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट बाय। तो जो कैटालिटिक साइट होता है एंजाइम का, वो किसके इसका काम क्या होता है, उसका काम होता है स्टेबलाइज करना, किसको, एंजाइम को स्टेबलाइज करना, और उसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसके अंदर उसको बाइंड करना, मतलब सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करना, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैटालिटिक साइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु सजेस्टेड दैट ईच एंजाइम हैड अ पर्टिकुलर शेप इनटू व्हिच द सबसेट फिट एग्जैक्टली। तो जो ये किसने बताया था, ये एमिल फिक्चर ने बताया था, किसके अंदर लॉक एंड की थ्योरी मॉडल में अपना बताया था ये बात, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और अगर सबस्ट्रेट कोई और सा शेप होएगा तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ ज्वाइन नहीं होगा। वो तभी ज्वाइन होगा जब उन दोनों का शेप एक दूसरे के ना फिट होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास, एलोस्टेरिक एंजाइम है मेजर साइट। तो जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, उनके पास दो साइट होते हैं, मतलब कि एक एक्टिव साइट मौजूद होता है और एक एलोस्टेटिक साइट मौजूद होता है। और एलोस्टेटिक साइट तब यूज होता है जब एक नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम जाके अटैच होता है इसके साथ, तब, जो कि उसका पूरा शेप ही बदल देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द वर्किंग ऑफ सिक्रेज एंड वाल्टेज कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो जो लॉक एंड की मॉडल है हमारे पास, और जो डी स्विट मॉडल है, वो क्या बताते हैं कि जो एंजाइम है, जैसे कि सिक्रेज है या माल्टेज है, ये बाइंड करता है और कैटेलाइज कराता है अपने सबस्ट्रेट को। ऑप्शन सी हमारे सही हो जाएगा, कि दोनों बताते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द इफेक्ट ऑफ अ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, यानी कि जो इनहिबिटर होता है वो कॉम्पीट करता है बकायदा सब्जेक्ट के साथ, ताकि वो जॉइन हो सके एक्टिव साइट के साथ, और इंक्रीज कराता है सब्जेक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को, ताकि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम को एक्टिविटी में मदद जो है उसको रोक पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्सट्रेट, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, इफ द concentration ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज हायर देन द एंजाइम concentration then the rate of reaction will be। यानी कि जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट होता है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या चीज इंक्रीज हो जाती है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और जो क्या चीज इंक्रीज नहीं हो पाती, इसका सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज नहीं हो पाता। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंटेरोकाइनेसिस, यानी कि जो एंटेरोकाइनेस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है कि वो स्लाइटली बेसिक पीएच होता है उसका, मतलब कि उसका जो पीएच होता है वो थोड़ा सा 7.5 से 8 के दरमियान मौजूद होता है। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे पास है ऑप्टिमम पीएच फॉर एंटेरोकिनेसिस। तो एंटेरोकिनेसिस का जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो क्या होता है, 7.5 से 8 होता है, यानी कि क्या होती है, स्लाइटली बेसिक होती है, हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 14 है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच। तो जो चेंज होता है पीएच का वो कौन अफेक्ट करता है, आयोनाइजेशन स्टेट अमाइनो एसिड की, ये जो है उसको चेंज करती है और उसको क्या करती है, उसके एंजाइम की एक्टिविटी को और उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, या मतलब उसको कम कर देती है। तो आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ह्यूमन बॉडी विल कॉज। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, वो इंक्रीज कराती है टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम लेवल तक, यानी कि ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के। लेकिन क्या होता है, अगर वो उससे ज्यादा इंक्रीज होता है तो एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, मतलब इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि फर्स्ट इंक्रीज देन, ऑप्शन सी हमारे सही, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम क्या होते हैं, ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते लाइट की इंटेंसिटी को, जब तक ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस मतलब अवेलेबल ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, एंजाइम दैट रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर लोअर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग आर प्रेजेंट इन। तो जो स्टमक के एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिन है, इनका काम क्या होता है, ये लोअर टेम्परेचर पे काम करते हैं और हाईली एसिडिक कंडीशन में ये सही काम करते हैं। तो किसके अंदर मौजूद होता है, तो स्टमक के अंदर मौजूद होता है HCl। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इन अ नेचुरल अकरिंग केमिकल रिएक्शन when all active sites are occupied the rate of reaction will be। तो जो सारे एक्टिव साइट्स होते हैं सैचुरेटेड और किसमें, सबस्ट्रेट में, और वो कब मैक्सिमम हो जाते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब कि एडिशनल सबस्ट्रेट इंक्रीज नहीं कर पाता रेट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का वो किसके साथ बाइंड करता है, वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या आयनिक बॉन्ड या मुख्तलिफ बॉन्ड्स बना सकता है और कैटालिसिस कराता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कॉन्स बॉन्ड विद सबस्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फूड। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर मौजूद नहीं होता, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं मेसेंजर से और फोल्डिंग कराते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक एंजाइम। तो जो एफएडीए जिसको फ्लेविनेटनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, वो कोएंजाइम होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम। तो जो एंजाइम होते हैं वो प्राइमरी प्रोटीन होते हैं, मतलब इनके अंदर फैट या शुगर मौजूद नहीं होती। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस आर। जैसे सेलुलर सिक्रीशन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है और वो अटैच हुई होती है सेल मेम्ब्रेन से सिक्रीशन के लिए। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, व्हाट अबाउट एंजाइम इन स्ट्रॉन्ग। तो जो थर्मोलिबाइल है ये गलत है क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होते हैं। थर्मोलिबाइल मतलब कि अगर जो है ये इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट एंजाइम के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, एंजाइम दैट इज नॉट प्रोटीन इन नेचर इज। वो एंजाइम जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होता जिनका, वो कौन से होते हैं, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज होते हैं जिसके आरएनए बेस्ड एंजाइम होते हैं, राइबोसोम हो गया, ये क्या कराते हैं, ये कैटेलाइज कराते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को, उनकी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए।